नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए है जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आ चुकी है। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है प्रैक्टिस बुक भी है, यानी पिछले वर्ष में आए हुए प्रश्न भी हैं और प्रैक्टिस सेट भी है। इसमें हम लोग आज पहला प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी का सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट दिया गया है, लेकिन जो है आप हम लोग सेक्शन वाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले हिंदी की शुरुआत करते हैं। और इस बुक का जो है पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएंगे। और आप लोग को वीडियो कैसा आएगा, जो है पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 से 4 तक जो है आपको दिया गया है, इसमें जो है गद्यांश दिया गया, उसे पढ़कर आंसर बताना है। जो है आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घून की तरह खाई जा रही है। बेकारी वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना है। ठीक है ना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है या केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है। व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में 2 तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाना ही विश्वास रखते हैं, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता है। ठीक है ना। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम करे। ठीक है ना। यहाँ पर पूरा का पूरा गद्यांश खत्म होता है। इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ हम लोग देखेंगे। तब देखिए इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी समस्या भारत को घून की तरह खाई जा रही है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो है आपको गद्यांश में दिख रहा है कि बेकारी की समस्या जो है भारत को जो है घून की तरह खाया जा रही है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है। तो आज की शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान का जो है अभाव है। ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है। तो बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण जो है वो है आपका ऑप्शन ए, शिक्षा प्रणाली। ठीक है। शिक्षा प्रणाली जो अच्छी न होने के कारण यहाँ पढ़े लिखे भी बेरोजगार है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जैसा कि हम लोग गद्यांश में पढ़कर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ग काम की तलाश में गांव से शहर आता है। तो आपको पता है जो है अशिक्षित वर्ग जो होता है काम की तलाश में गांव से शहर की तरफ आता है। ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। ठीक है। अब दिया गया है 5वां क्वेश्चन, संशोधन में उपसर्ग है। ठीक है ना। तो उपसर्ग की संशोधन में बात कर जाए तो इसमें जो है सम उपसर्ग है। तो ऑप्शन आपका जो है बी से हो जाएगा, सम उपसर्ग है संशोधन में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से आएगा। देखिएगा इसमें जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उससे अर्थ में विशेषता लाते हुए शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे संस्कार हो गया, संहार हो गया, संगम हो गया, ये सब जो है जो उपसर्ग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो तोता डाली पर बैठा है, इसमें जो है अधिकरण कारक है। ठीक है। क्योंकि उस पर बैठा ना, यानी उसका अधिकार जमा है तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है। जब किसी का आधार प्रकट करना होता है, आपको पता है कारक में अगर हम देखा जाए तो जब किसी का आधार प्रकट होना होता है तो वहां पर अधिकरण का प्रयोग होता है। इसका कारक का चिन्ह में दिया अगर बात की जाए तो बचाने के लिए में होता है, पर होता है। ठीक है ना। तो जो है अधिकरण कारक से अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले पेज पर देखते हैं। दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। ठीक है ना। धुआं, भत्ता, संध्या, धावा, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। संध्या जो है स्त्रीलिंग होती है। ठीक है ना। यानी संध्या हो रही है, नहीं कहते हैं संध्या की आरती। तो संध्या इसे वाक्यांश वाक्य प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो बाकी 3 सब धुआं हो गया, भत्ता हो गया, ये सब धापा हो गया, ये सब आपका पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो चिड़िया शब्द का अर्थ चिड़िया होता है। ठीक है ना। चंद्राकार बिंदु ऊपर आ जाता है, चिड़िया होता है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा,
8वें का, ठीक है ना। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जिसमें जानते हैं यहाँ पर यहाँ जो है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द से जुड़कर जो है बहुवचन बना दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंततः शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अंततः की बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा अन धन अंत, ठीक है ना, ठीक है। माफ कीजिएगा, अंत अनंत दिया गया है तो इसका संधि विच्छेद होगा जो है अन धन अंत होगा, अनंत का संधि विच्छेद, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यह एक क्या है, व्यंजन संधि है, ठीक है ना, यह एक व्यंजन संधि है अनंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। दुष्प्रकृति का जो है संधि विच्छेद पूछा है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 हो जाएगा, दो धन प्रकृति, ठीक है। ये आपका विसर्ग संधि है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 हो जाएगा, विसर्ग संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलगाय में कौन सा समास है, ठीक है ना। नीलगाय की अगर बात की जाए तो नीलगाय में आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। कर्मधारय समास के बारे में अगर देखा जाए तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष होते हैं, यानी इसमें एक विशेषण होता है एक विशेष होता है, वहां पर जो है कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना, समास होता है। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो चरण कमल, यानी चरण के समान कमल, कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है ना, एक विशेषण एक विशेष है। तो चंद्रमुख, नीलकंठ, देखिए नीलकंठ आपका जो है यहाँ पर कर्मधारय समास में भी आता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कर्मधारय समास में भी आता है यह नीलकंठ। अगर यहीं तीसरा अर्थ निकल जाता है तो कर्मधारय समास नहीं होगा, इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, लालिमा, पराजय, कारीगर, दशक, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो है उपसर्ग की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पराजय में उपसर्ग है, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑप्शन उपसर्ग है। और क्या उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग है, ठीक है ना। पूर्व पद में परा जोड़ने से पराजय बना है, जैसे पराक्रम हो गया, पराभाव हो गया, परामर्श हो गया, पराभूति हो गया, ये सब आपके उपसर्ग है जो है, तो परा उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपको पता है बहुत बार आशीर्वाद हो गया, कवित्री हो गया, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। तो आशीर्वाद किस तरह से लिखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है ना, बड़ा स में बड़ी का मात्रा, उसके बाद व के ऊपर है आशीर्वाद, इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, दिया गया है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरे प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन में होता है, तो मेरे प्राण निकल गए, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुवचन है। प्राण देखिएगा पूछा जाता है प्राण में कौन सा वचन है, तो प्राण हमेशा बहुवचन में ही आता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है की बात किया गया है, तो हवा के पर्यायवाची की बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा अनिल होता है, मारुत होता है, पवन भी होता है, लेकिन अनल जो है वो हवा का पर्यायवाची न होता है, ठीक है ना। अनल जो है किसका पर्यायवाची है, तो जो है अनल हो गया, आग हो गया, पावक हो गया, हुतासन हो गया, दव हो गया, ज्वाला हो गया, वैश्वानर हो गया, दहन हो गया, कृषाण हो गया, यह सब आपके अग्नि की पर्यायवाची यानी आगे की पर्यायवाची। यहीं अगर जो है हवा की बात की जाए तो इसमें अनिल है, मारुत है, पवन है, वायु हो गया, समीर हो गया, बयार हो गया, वात हो गया, ये सब आपके जो है जो हवा के पर्यायवाची है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं की बात की जाए तो कमल का पर्यायवाची अमीय जो होता है वह कमल का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी अरविंद हो गया, सदतल हो गया, सरसीज हो गया, ये सब आपके कमल के पर्यायवाची है। लेकिन अमीय किसकी पर्यायवाची है, तो सही जवाब हो जाएगा अमीय शब्द जो होता है अमृत की पर्यायवाची है, ठीक है ना। अमीय शब्द अमृत की पर्यायवाची है। और कमल की पर्यायवाची की बात की जाए तो इसमें आपका अरविंद है, सरसीज है, सतदल है, नीरज है, पंकज है, तोयज है, ये सब जो है आपके कमल की पर्यायवाची। आगे दिया है का अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है, ठीक है ना। अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञ होता है, ठीक है ना, अभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ का
विलोम शब्द। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 18वां का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है? दिया गया आपका समष्टि का विलोमार्थी शब्द बताइए। ठीक है ना, समष्टि का विलोम क्या होगा? तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समष्टि का विलोम आपका व्यष्टि हो जाएगा। ठीक है ना, व्यष्टि जो है समष्टि का विलोम है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। ठीक है, अब विशिष्ट का जो है इसका विलोम विशिष्ट दिया गया ना, इसका विलोम आपका साधारण हो जाएगा। अशिष्ट दिया गया, इसका विलोम शिष्ट हो जाएगा। और अपुष्ट जो दिया गया है, इसका विलोम आपका पुष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको चारों ऑप्शन जो है यहाँ से आप क्लियर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द क्या है? जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अभूतपूर्व। ठीक है ना, जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, अभूतपूर्व। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जानने की इच्छा रखने वाला सही जवाब हो जाएगा आपका जिज्ञासु। जिज्ञासु वही होता है ना जो जानने की इच्छा रखता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा 21वां का सही जवाब। ठीक है ना, यहाँ दिया गया है आपका बाकी जो दिए गए हैं, जैसे जितेंद्रिय दिया गया है तो जितेंद्रिय के लिए एक शब्द हो जाएगा जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और जलचर की बात की जाए तो जल में जो निवास करता हुआ जलचर हो जाता है। और अजेय की बात की जाए तो अजेय जो है जो जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? ठीक है ना, दिया है क्वेश्चन घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज जो होता है उसे बोला जाता है घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? ठीक है ना, 23 नंबर क्वेश्चन है। तो चैन की बंसी बजाने का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, मौज करना। ठीक है ना, आपका ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा, मौज करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा को जो है हम लोग काव्य भाषा कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काव्य ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इसे काव्य भाषा भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले आत्मकथा की बात की जाए तो किसने लिखी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, श्याम सुंदर दास ने सबसे पहले आत्मकथा लिखी थी। आपका ऑप्शन यहाँ से ए से हो जाएगा। और इनकी आत्मकथा कौन थी? मेरी आत्मा कहानी। ठीक है ना, इनकी आत्मकथा को क्या नाम था? मेरी आत्म कहानी नाम था। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करते रहिए आप लोग, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, 6 वर्ण किसके योग से बना है? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 वर्ण की बात की जाए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, आधक को धन स से मिलकर 6 बनता है। ठीक है ना, यानी क में हलंत है और स से मेन पेट फरवा स से मिलकर जो है 6 बनता है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 और 6 वर्ण का उच्चारण का स्थान कौन सा है? तो 6 और 6 की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा तालु होता है। ठीक है ना, यह तालव्य है तो यहाँ तालु से होता है। कौन कौन शब्द होते हैं? जैसे च वर्ग के जितने भी शब्द आते हैं वह आपके तालु से होते हैं। जैसे अगर च हो गया, झ हो गया, ज हो गया, ई हो गया, छ हो गया, ये सब का जो है उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 28 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? ठीक है, तो जुगुप्सा की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा, विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है ना, घृणा जो है उसका होता है। जैसे जो है दिया गया है आपका
यहाँ पर एक हम उदाहरण बताना चाहेंगे आपको, जैसे सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकात, यानी सर पे जो है कोई आदमी युद्ध भूमि में मर जाते हैं, वहाँ का उदाहरण दिया गया। तो सर पे जो है कौवे बढ़कर उनके आँख निकाल के खाते हैं। देखिए सुनने में ये आपको जो है घृणा हो रही है, तो जुगुप्सा उसी का अस्थायी भाव है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो है जब भगवान राम जो है वनवास जाते हैं, जो माता सीता का जब हरण हो जाता है, तो वहीं पर यह है भगवान राम जो है कहते हैं, वहाँ का श्लोक है, तो कहते हैं क्या, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया कौन सा जो है इसमें जो है रस है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वियोग रस है, ठीक है ना। वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। श्रृंगार रस आपको दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, जो है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो ये आपका वियोग श्रृंगार का है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर 29 क्वेश्चन हो गया है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका पदभ्रष्ट में समास चिन्ह कीजिए, ठीक है ना। पदभ्रष्ट में कौन सा समास है, पद से भ्रष्ट, ठीक है ना। यहाँ से समास विग्रह कर देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। यह है आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। तत्पुरुष समास यानी अलगाव की स्थिति बन रही है, तो तत्पुरुष समास है जो है पदभ्रष्ट, ठीक है ना। जिसमें देखिए जिसके समास का जो है उस तरह से निकालते अपादान तत्पुरुष। अगर पूछा जाए कौन सा तत्पुरुष है, तो यह है आपका अपादान तत्पुरुष है, ठीक है ना। इस तरह से भी कहा जा सकता है, या पंचमी तत्पुरुष भी कहा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो आपको पता है कामायनी और जो है और आंसू जो है, यह दोनों आपके जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ठीक है ना। कामायनी आंसू बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो ये दोनों जो है आपके जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, कामायनी और आंसू। इनके और कौन से रचनाएं हैं आपके, हो गया चित्राधार हो गया, कानन कुसुम हो गया, बहुत बार पूछा जाता है, झरना हो गया, आंसू तो बताए ही हैं आपके, लहर है, प्रेम पथिक है, ये सब जो है आपके जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है आपका दिवसावसान, ठीक है ना। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सी परी, धीरे धीरे, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। यानी देखिएगा संध्या की बात की जाए तो सुंदर परी से उसका जो है तुलना की गई है, ठीक है ना। यानी किसी वस्तु की तुलना जो है आदमी से की गई, या किसी शब्द की तुलना जो है आदमी से जब जहाँ की जाती है वहाँ मानवीकरण होता है, ठीक है ना। मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ जब किसी तुलना जो है, तुलना की बात नहीं किया जाता है, सीधे सीधे उसे बना दिया जाता है, ठीक है। तुलना हो जाता है तो आपको उपमा हो जाता है, लेकिन तुलना सीधे सीधे उसे बोल दिया जाता है, ठीक है। जैसे कमल नयन, यानी कमल ही नयन है, ठीक है ना। तो मानवीकरण जो है किसी वस्तु की तुलना मानव से की जाती है, तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए व्याख्या में क्लियर कर लेते हैं। जिन पंक्तियों में निर्जीव वस्तु की, देखिए हमारे कहने का मतलब है निर्जीव वस्तु की तुलना किसी सजीव वस्तु से की जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है यार, ठीक है ना। यहाँ संध्या निर्जीव चीज है ना, इसकी तुलना जो है सुंदर परी से की जा रही है, तो यह है आपकी मानवीकरण अलंकार। आगे दिया है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, में अलंकार बताइए, ठीक है ना। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। और उत्प्रेक्षा अलंकार की बात की जाए तो जिस वाक्य में जनु जानो, ठीक है ना, जनु जानो मनु मानो आ जाता है, ठीक है ना। तो देखो ज्यों दिया गया है ना, ज्यों यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ज्यों दिया गया है, जनु जानो हो गया, मन मानो हो गया, मनहू हो गया, ज्यों आ जाता है, आदिवाचक आते हैं तो वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ देखा जाए तो जिन वाक्य में सा सी से सरिस समान आदिवाचक सब आते हैं, यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यही श्लेष की अगर बात की जाए तो चिपका हुआ, जिस वाक्य में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है, ठीक है ना। तो सारे अलंकार यहाँ से हम लोग जो है उदाहरण में जो दिए हैं देख लिए। यहाँ रूपक अलंकार के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदत उदय गिरि मंच पर रघुवीर बाल पतंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने का सही उत्तर होगा, ठीक है। इसको जो है संयुक्त वाक्य में बनाना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। वह पंडित है किंतु हठी है, ठीक है ना। संयुक्त वाक्य अगर इसका बनाए तो वह हो जाएगा वह पंडित ही है किंतु वह हठी है, ठीक है ना। और यह देखिए जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी वह हठी है, तो इसकी बात की जाए तो यह मिश्र वाक्य है, ठीक है ना। यह मिश्र वाक्य है, लेकिन इसे हम क्या बनाए, संयुक्त वाक्य अगर बनाए तो हो जाएगा वह पंडित है किंतु वह हठी है, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। दो सरल वाक्य एवं स्वतंत्र वाक्य जो है जो इस जोड़े जाते हैं, जो यथ अतः तो अन्यथा फिर भी आदि इनसे जोड़ा जाता है तो संयुक्त वाक्य बनता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। प्रत्यय, मच्छरदानी में प्रत्यय शब्द बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा, दानी है, ठीक है ना। उपसर्ग पहले आता है और जो है प्रत्यय बाद में आता है, तो मच्छर हो गया फिर दानी हो गया, तो इसमें जो है दानी जो है वह आपका प्रत्यय है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह होता है ना, ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, सत्य धन आग्रह, ठीक है ना। हो जाएगा सत्य धन आग्रह जो है सत्याग्रह होगा। अगर संधि की बात की जाए तो यह आपका दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है ना, जिसमें दो वर्ण अ और आ मिलकर दीर्घ आ बनाते हैं, और आ मिलकर के आ बनाते हैं, वहां पर स्वर संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते हैं, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक क्या तत्सम है, तद्भव है, या संकर है, या देशज है। तो तिलक की अगर हम बात की जाए तो यह है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है ना। तत्सम शब्द है जो है तिलक। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों लाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे तिलक हो गया, अग्नि हो गया, ठीक है ना, सूर्य हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, ये सब आपके तत्सम शब्द है, ठीक है ना। अब दिया गया यहाँ पर फूल का तत्सम बताइए, यानी फूल आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, जो है पुष्प जो है यह फूल का तत्सम आपका पुष्प होता है, ठीक है ना, पुष्प होता है, ठीक है। और यहीं पर पुहुन की हो गया, प्रसून हो गया, सुमन जो दिया गया है, ये सब जो है आपके फूल के पर्यायवाची हैं, लेकिन तत्सम की अगर बात की जाए तो ये आपका पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। दिया गया आपका, अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है क्या। सम्मेलन का क्या जो है जो स्वयं में बड़ा काम है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयोजन, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन जो है स्वयं में बड़ा काम है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, ठीक है ना। आयोजन किया जाता है ना, कोई चीज होता है उसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है ना। सर्वनाम की यहाँ बात की जाए तो कोई जो है इसमें जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित नहीं है ना, कोई निश्चित नहीं है ना। जैसे राम आ रहा है तो निश्चयवाचक हो गया, श्याम आ रहा है, वह आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई दिया है पता नहीं है आपको, तो यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ रहा है, ठीक है ना। देखिए, जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग में लाया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कोई जो शब्द दिया गया है किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन की बात की जा रही है, तो प्राचीन शब्द जो है वह है आपका एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है ना। नवीनतम हो गया, ये भी गुण हो गया, प्राचीन हो गया, ये भी गुण हो गया, गोरा हो गया, गुण हो गया, काला हो गया, गुण हो गया, लंबा नहीं जो है, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 से 43 तक क्या दिया गया है। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग में क्रम से पहला और छठा की संख्या दी गई, 1 से लेकर 6 तक दी गई। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटा गया, कौन कौन, य र ल व में बांट दिया गया है, ठीक है ना। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाना है ताकि एक शुद्ध शब्द बन सके, ठीक है। अब दिया गया देखिएगा, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, उनको जो है य र ल व में लगाना है, ठीक है ना।
पहला शब्द जो दिया गया है कुल मिलाकर आत्मरक्षा, और छठा शब्द दिया गया निपुण किया जा सकता है। इसमें सभी को मिलाकर इसमें किस तरह से लगेगा कि सही शब्द बनेंगे, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही क्रम में जो है लगाने की बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, ठीक है, डी से होगा। देखिए पहले ये आएगा तो क्या होगा, कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की, उसके बाद र आएगा तो क्या होगा, बातों से सही निष्कर्ष सामने आता है कि, तब ल आएगा, छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में जो है, तरीकों के मामलों में महिला आयोग जो है निपुण किया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से शब्द बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है आपका सामाजिक जीवन में, उसके बाद दिया है उपाय ही न कर सकें, ठीक है ना। इसमें किस तरह से मिलाना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, य फिर ल फिर र फिर व, ठीक है ना। तो इस तरह से मिलाएंगे, किस तरह से मिलाएंगे देखेंगे। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, उसके बाद ल आएगा, यदि क्रोध में न हो तो तब र आएगा, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से जो है, उसके बाद वो आएगा, कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके, ठीक है। देखिएगा इस पे क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, इस तरह से दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका भायुक्त शब्द का अनुवाद कीजिए, ठीक है ना। दिया गया है आई वॉज ओवर ज्वाइड, ठीक है ना। तो इसका जो है हिंदी बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 44 नंबर क्वेश्चन का सी से हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा दिल बाग बाग हो गया, यानी मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है ना। मेरा दिल बाग बाग हो गया, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ठीक है ना। दीर्घायु दे का अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, किस तरह का ये शब्द है। तो जहां पर इच्छा होती है वहां पर कौन सा शब्द होता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक वाक्य होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी इच्छा है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, ठीक है ना। ये हमारी इच्छा ही तो है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर एक दिया गया, तो पर वारव उर्वासी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। अलंकार पूछा है तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। क्या यह यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है या वक्रोक्ति अलंकार है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यह यमक अलंकार है, ठीक है ना। यह कौन सा अलंकार है, यह एक अमक अलंकार है। क्यों यमक अलंकार है, क्योंकि उर्वासी शब्द 3 बार आया है, ठीक है ना। और यमक अलंकार का अर्थ क्या होता है, जहां एक ही शब्द कई बार आए हैं उसका अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है ना। प्रथम उर्वासी का अर्थ अप्सरा है, यानी उर्वशी की बात की है। द्वितीय उर्वासी का अर्थ है हृदय में बसी, तथा तृतीय उर्वासी का अर्थ है आपका माला, ठीक है, कंठहार। तो 3 बार उर्वासी आया है और इसका अर्थ एक बार आया है, इसका 3 अर्थ निकल गया है, इसलिए यमक अलंकार। आगे दिया गया है, जिह सुमिरत सिद्ध होई गगनायक कविरन बदन, ठीक है ना, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, ठीक है ना। उपयुक्त पद में छंद बताना है। तो यह एक जो है आपका सोरठा है, ठीक है ना, सोरठा है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से होगा सोरठा। और सोरठा छंद की अगर बात की जाए तो जो है यह आपका दोहे का विपरीत होता है सोरठा, ठीक है ना। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में आपके कुल 13-13 मात्राएं होती हैं और सोरठा कहलाता है। यहीं अगर दोहा की बात की जाए तो दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा और दोहा एक दूसरे के विपरीत होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आता है 48 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया आपका निम्न में कौन सा मात्रिक छंद है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा मात्रिक छंद है, सही जवाब हो जाएगा आपका ये सभी जो दिए हैं दोहा, रोला, चौपाई, ये सब आपके जो है
मात्रिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा। ये निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। दोहा, चौपाई, रोला ये सभी के सभी आपके मात्रिक छंद हैं। अब मात्रिक छंद में क्या होता है, वह व्यवस्था जिसके कारण काव्य में लयात्मक आती है, ठीक है ना, लय आता है, छंद कहलाती है, ठीक है। छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक वर्णिक छंद होता है, दूसरा मात्रिक छंद होता है, ठीक है ना। मात्रिक छंद की अगर बात की जाए तो मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सममात्रिक छंद, दूसरा होता है आपका विषम मात्रिक छंद और तीसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। यही दोहा की अगर हम बात की जाए तो दोहा जो है इसमें कुल 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह रोला को अगर देखा जाए तो यह है एक सममात्रिक छंद है, ठीक है ना। रोला क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें जो है प्रत्येक विषम चरणों में यानी पहले तीसरे में 11-11 में और सम चरणों की अगर बात की जाए तो उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और सोरठा जो है दोहा का उल्टा है, आप लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ कर आए हैं। और चौपाई की अगर बात की जाए तो यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। यही कुंडलिया की अगर बात की जाए तो दो दोहों के बीच एक रोला मिलाकर कुंडलिया बनती है, ठीक है ना। दो दोहा होता है उनके बीच एक रोला आता है तो एक कुंडलिया कहलाती है, ठीक है। कुंडलिया की शुरुआत जिस शब्द से होते हैं उसका जो है समापन भी होता है, ठीक है ना। जिस शब्द से उसकी शुरुआत होगी उसी शब्द से उसका अंत भी होगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह एक कुंडलिया है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या दिया है आपका। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो गलत है विशेषता है उसे चुनिए, ठीक है ना। तो गलत विशेषता की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ठीक है ना। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी से यह सभी लोग स्वतंत्र हैं जिस तरह की भाषा बोलना चाहें। यह पर्वत जो है परिवर्तनशील होती है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं होती हैं, ठीक है ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है समान हिंदी का। इसमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका बिहारी जो है वह आपके भक्तिकालीन कवि नहीं। बाकी कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी ये तीनों जो हैं भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा। तो ये थे पहले प्रैक्टिस सेट के समान हिंदी के 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना न भूलें। आप लोगों से निवेदन है कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है आपका जो सामान्य ज्ञान का पूरे 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप लोग जरूर से जरूर कवर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोग चैनल को देखकर चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी के सभी बुक जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जितने भी अच्छी बुक हैं सभी जो है कवर कराएंगे आपको एग्जाम से पहले। आपका जो है मेरा आप लोग से जो है वादा है कि निश्चित रूप से जो भी अच्छी बुक हैं सभी के सभी कवर कराए जाएंगे। वीडियो पसंद आएगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।